आज अभी जो हम अपने टॉपिक करने जा रहे हैं ये विश्व के महत्वपूर्ण पठारों के बारे में करने जा रहे हैं। तो पामीर का पठार यानी तिब्बत का पठार तिब्बत में है, लेकिन अभी चीन ने कब्जा कर लिया है, इसलिए चीन में है। दक्कन का पठार दक्षिण भारत में है। छोटा नागपुर का पठार जो है आपका ये झारखंड एरिया वगैरह में है। मेघालय का पठार भी भारत में है, लेकिन मेघालय में है। कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ईरान का पठार ईरान में है। शान पठार तालाबे सो आकार नौ शान पठार म्यांमार में है। म्यांमार यानी वर्मा में है, ध्यान रखिएगा, रट जाइएगा। ठीक इसी ढंग से मंगोलिया का पठार चीन के मंगोलिया प्रांत में है। मंगोलिया का पठार चीन के मंगोलिया प्रांत में है। पिटमंड पठार बार बार ये भी आता है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। पिटमंड पठार कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। बोलीविया का पठार बोलीविया में है। ठीक इसी ढंग से पोटवार का पठार पुटवार का पठार अमेरिका में है। ठीक इसी ढंग से मेसेटा पठार जो है आपका स्पेन में है। मेसेटा पठार कहाँ है? स्पेन में है। अलास्का जो अमेरिका का उत्तरी भाग है और कनाडा के पश्चिम में है। अलास्का का पठार अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। ठीक इसी ढंग से ग्रेट बेसिन पठार ये भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। इसे 2006 में विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। एंटार्क्टिका का पठार जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पठार है। एंटार्क्टिका पठार दक्षिणी ध्रुव पर है। तो एंटार्क्टिका का पठार विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। एशिया माइनर का पठार तुर्की में है। एशिया माइनर का पठार कहाँ है? तुर्की में है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश और थोड़ा सा दक्षिणी उत्तर प्रदेश में है, ये आपके भारत में है। ठीक इसी ढंग से उबांगी पठार सेंट्रल अफ्रीका में है। और लोएस का पठार लोएस के मैदानी क्षेत्रों में चीन में है। लोएस का पठार लोएस के मैदानी क्षेत्रों में चीन में है। तो इस ढंग से मैं उम्मीद करता हूं कि ये पठार सब आप जान जाएंगे। इससे ज्यादा पठार के बारे में मत जानिएगा। हाँ, ये रहा कि निर्माण के आधार पर या अन्य तरीकों से जिन जिन पठारों का निर्माण हुआ है वह प्रश्न आपको कई बार आता है, जो अगले टॉपिक में हम तोड़ कर करेंगे। लेकिन एक चीज और, इन पर्वत आकृतियों को हम केवल स्थल खंड पर नहीं देखेंगे, बल्कि स्थल खंड के अलावा जल खंड पर भी पर्वत होते हैं। यानी महासागरों में भी पर्वत चोटियां होती है, पर्वत श्रृंखला होता है, पठार होता है, कंदराएं होती है, बहुत सारा चीज समुद्र के अंदर। यानी सोचिए कि 29% लैंड एरिया है, तब तो इतनी स्थलाकृतियां हैं। तो 71% अगर समुद्री एरिया है तो वहां पर स्थलाकृतियां कितनी होगी या जलाकृतियां कितनी होगी? बहुत है। तो ध्यान रखेंगे कि स्थल खंड पर पर्वत यानी पहाड़ उसे कहते हैं जो 900 मीटर से अधिक ऊंचा, जो समुद्र के तल से 900 मीटर से अधिक ऊंचा हो उसको पहाड़, और 900 मीटर से कम ऊंचा हो उसको पहाड़ी कहते हैं। लेकिन समुद्र में ये बदल जाता है। समुद्र में हो जाता है कि 900 मीटर के जगह 1100 मीटर हो जाता है। यानी ध्यान रखेंगे, समुद्र का जो ऊपरी भाग पानी वाला भाग है उसको हम कहते हैं समुद्री तल। पानी वाले भाग को क्या कहते हैं? समुद्री तल। लेकिन जो नीचे समुद्र के गहराई में जाइए और जो उसका एकदम पेनी वाला पॉइंट है, नीचे वाला जो कटोरा के एकदम से आंतरिक भाग, नीचे वाला भाग सतह है, उसको हम लोग बोलते हैं नीतल। नीतल। तो नीतल जो है आपका, उससे ऊंचाई समुद्री पहाड़ पठार की मापी जाती है। तो वैसी स्थिति में 1100 मीटर से जो अधिक ऊंचा हो उससे हम समुद्री पहाड़ कहते हैं। 1100 मीटर से अधिक ऊंचा हो उसे क्या कहेंगे हम? समुद्री पहाड़ कहेंगे। और 1100 मीटर से कम ऊंचा हो तो उसे हम समुद्री पहाड़ी कहेंगे। फिर से सुनेंगे, अगर स्थल खंड का है तो 900 मीटर से अधिक ऊंचा हो तो पहाड़, और 900 मीटर से उसका शीर्ष कम हो तो पहाड़ी। लेकिन वही जलखंड में चले जाएं हम तो 1100 मीटर से ऊपर हो
तो पहाड़, 1100 मीटर से कम हो तो पहाड़ी कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, कई बार तो समुद्री पहाड़ बाहर निकल के द्वीप का, जल से बाहर निकल के द्वीप का रूप धारण कर लेते हैं और उन चोटियों पर, उन द्वीपों पर हम लोग बसे हुए रहते हैं, वो समुद्री थपेरे खाते रहते हैं और भूकंप से भी प्रभावित होते रहते हैं। समुद्री थपेरे जो है वायु दाब के प्रभाव के कारण, जल के लहरों के कारण होता है, जो चक्रवात, महाचक्रवात, प्रति चक्रवात के रूप में आता है, ये दाबांतर के कारण, तपांतर के कारण होता है। लेकिन वही अर्थक्वेक अगर आ जाए और इसे समुद्र के जल यदि हिलकोरे लेने लगे भूकंप के दौरान, तो वो जापान की भाषा सुनामी कहलाता है। सुनामी भी हानिकारक है और इस जैसे ज्वार भाटा के रूप में भी जो आते हैं, अनियंत्रित हो जाए, अकस्मात हो जाए, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा क्षति करते हैं। अब रही बात आपको कि समुद्र के नीतल से अगर 1100 मीटर से ऊपर हो तो उसको हम समुद्री पहाड़, 1100 मीटर से कम अगर ऊंचा उसका शिखर हो तो पहाड़ी कहते हैं, समुद्री पहाड़ी कहते हैं। लेकिन जो समुद्र में सतह बराबर होता है, समुद्र के अंदर डूबा हुआ यदि कोई पर्वत श्रृंखला है और उसका सतह यदि सपाट है तो समुद्री पठार नहीं कहते, उसके लिए शब्द प्रयोग है गाइयोट। क्या शब्द प्रयोग किया जाता है ज्योग्राफी में? गाइयोट कहते हैं, उसे समुद्री पठार नहीं कहते हैं, गाइयोट कहते हैं। यानी वह समुद्री पर्वत जिसका शीर्ष सपाट हो, गाइयोट कहा जाता है। ठीक इसी ढंग से जो हम पर्वत श्रृंखला स्थल खंड पर देखते हैं, स्थल खंड पर देखते हैं पर्वत श्रृंखला हम लोग, जिसको पर्वत श्रेणियां कहते हैं। और शायद पता होगा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला की है। एंडीज पर्वतमाला जो है आपका दक्षिण अमेरिका में है और उसका सर्वाधिक विस्तार ब्राजील में है। उसी ब्राजील में ब्राजीलिया पौधे के पत्ते पीले पीले होते हैं और वो काफी विस्तृत एरिया में वहीं से अमेजन नदी बहती है। तो विस्तृत बहाव होने के कारण उन पीले पीले पत्तों में छुपकर और फिर बड़े पैमाने पर अजगर सांप रहते हैं। तो विश्व में सबसे ज्यादा सांप ब्राजील में ही रहते हैं, जिसे सांपों का देश भी कहते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि ये रहा स्थलखंड का पर्वत श्रृंखला। लेकिन जलखंड में यदि पर्वत श्रृंखला हो जाए तो उसे हम रिज कहते हैं। क्या कहेंगे? रिज, RIDGE, रिज। तो ध्यान रखेंगे कि हिंदी में जलमग्न कटक कहते हैं, जलमग्न कटक कहते हैं, माउंटेन रिज यानी जलमग्न कटक। तो ध्यान रखेंगे विश्व का सबसे लंबा जलमग्न कटक अटलांटिक महासागर में है। अब अटलांटिक महासागर को भी दो भाग में समझने के लिए हम बांटते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो ये कहाँ पड़ेगा भैया जी? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में अधिक पड़ेगा। अब रही बात उत्तरी अटलांटिक महासागर का भी तो तट है, इसका पूर्वी तट की पश्चिमी तट। तो जी अमेरिका से लगा हुआ, पनामा नहर से लगा हुआ जो तट है, उसी तट पर 1600 किलोमीटर से अधिक लंबा जलमग्न कटक है। यानी पर्वत श्रृंखला की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर खड़े कगार के रूप में है और बड़े से पर्यटक उस पर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, आनंद विभोर हो जाते हैं। इस तरीके से वहां आय का स्रोत विदेशी पर्यटन भी है, जहां से प्राकृतिक घटनाएं भी उनको अत्यधिक लाभ पहुंचाती है। अब ध्यान देने की बात है कि पठारों को भी उत्पत्ति के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है। महत्वपूर्ण इसके दो भाग है, एक है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है अपर्दन के आधार पर। अब जो उत्पत्ति के आधार पर है कि खुद ही, चाहे वो अवरंशन से हुआ हो, चाहे वो स्वयं प्लेट विवर्तन की संचलन से ऊपर उठकर हुआ हो, लेकिन बनने के दौरान ही यदि उसका शीर्ष सपाट है तो उसको हम उत्पत्ति के आधार पर पठार कहते हैं। लेकिन वह पठार जो किसी कारणवश उसका सिर कट गया है, वह पर्वत श्रेणी जिसका शीर्ष उसका कट गया है और सपाट हो चुका है, यानी वह अपर्दन के कारण, सूर्यातप के कारण, दाब के कारण, पौनवेग के कारण, वर्षा के कारण, जो भी हो, जिस कारण से भी उसके शिखर टूट फूट होकर और फिर पठार की स्थिति में आ गए हैं, तो उस पठार को हम लोग अपर्दन चक्र पठार कहते हैं। अब ध्यान रखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर जो पर्वत है, मैंने कल चर्चा किया था, वह अंतर पर्वतीय पठार है। अब अंतर पर्वतीय है कि वह पठार, ध्यान से सुनेंगे, वह पठार
जो चारों दिशाओं से या सभी दिशाओं से पर्वतों से घिरा हो, उससे हम अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। उसे हम अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। नेक्स्ट है आपका गिरिपद पठार। गिरिपद पठार को ही हम लोग पर्वत पादीय पठार कहते हैं, यानी पर्वतों के निचले भाग में, इसी बड़े पर्वत के निचले भाग में चाहे जिस कारण से भी पठार का निर्माण हो गया है, तो उसे हम लोग पर्वत पादीय पठार या गिरिपद पठार कहते हैं। नेक्स्ट गुंबदाकार पठार। यह हवा के तेज बहाव के कारण अथवा वर्षा के कारण अथवा केमिकल रिएक्शन के कारण यदि वह गुंबद के आकार धारण कर लेता है तो उसे हम गुंबदाकार पठार कहते हैं। नेक्स्ट है महाद्वीपीय पठार। वह पठार जो एक महाद्वीप माने एक देश से दूसरे देश तक अपना विस्तार किया हो, एक देश से दूसरे देश तक अपना विस्तार किया हो, उससे हम लोग महाद्वीपीय पठार कहते हैं, अर्थात वो एक देश के सीमाओं में नहीं रह पाते हैं जी। नेक्स्ट है आपका ज्वालामुखी पठार। जी ज्वालामुखी के उद्गार में भी कई बार जो पर्वत चोटियां उनकी बनती है वह काफी सपाट हो जाता है, अतः सपाट होने के कारण उसे ज्वालामुखीय पठार की संज्ञा हम लोग दे पाते हैं। अब ध्यान रखेंगे कि पठार के आयु के आधार पर भी उसे कई भागों में बांटते हैं। जैसे तरुण पठार, यानी वह पठार जो अभी हाल में ही निर्मित हुआ है, यानी बड़ी कम समय में निर्मित हुआ है, उस पठार को तरुण पठार कहते हैं। उसमें किसी प्रकार की अपर्दन क्रिया के प्रमाण स्पष्टतः नजर नहीं आते हैं, यानी लगता है कि बिल्कुल नवीन बना हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका जीर्ण पठार। जीर्ण पठार में है कि वह पठार जो किसी कारणवश अपर्दन की क्रिया से, चाहे वो भौतिक अपर्दन हो, चाहे मानव जनित अपर्दन हो या प्राकृतिक अपर्दन हो, यदि अपर्दन की क्रिया से वो टूट-फूट हो जाता है, घिसकर जो है एकदम बिल्कुल सामान्य सा दिखने लगता है, जिससे हम लोग जीर्ण पठार कहते हैं। ठीक इसी ढंग से आपका पुनर्युवनित पठार। इसमें होता क्या है, यदि कोई पठार जीर्णावस्था में है और इसके बावजूद भी आसपास के क्षेत्र कटने से वह विशाल ऊंचाई को धारण कर लेता है, उससे हम लोग पुनर्युवनित दोबारा यवान होने वाला पठार कहते हैं। ध्यान रखेंगे ऐसे पठार में मिसिसिपी मिसौरी का पठार अग्रणी है, जो बहुत पुराना होने के बावजूद भी कटफट भी गया था और फिर वह अपने पूर्ण रूप को धारण कर लिया था। अब ध्यान देने की बात यहाँ है कि पठार जो है खनिज संसाधनों से भरे पड़े हैं और उन्हीं पठारों से बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से लेकर हर प्रकार के खनिज संसाधन बड़े पैमाने पर प्राप्त किए जाते हैं, चाहे वह पठार या पहाड़ सतह के ऊपर हो या सतह के नीचे हो। अब थोड़ा सा और देखेंगे हम कि इन पर्वतों के निर्माण में आपको ये भी क्वेश्चन कई बार आते हुए मिला होगा कि निम्न में से कौन सा पठार जो है या कौन सा पर्वत जो है वह ज्वालामुखी है, कौन सा जो है आपका अवशिष्ट है, कौन सा पर्वत जो है आपका ब्रह्मस्रोत पर्वत है। ये परीक्षा में कई बार आता है। सबसे पहले कि मुर्दार पर्वत के कुछ जरूरी उदाहरण मैं बता देता हूँ। आपको मुर्दार पर्वत जानबे करते होंगे कि प्लेट विवर्तनिकी संचरण से जिन पर्वत का निर्माण होता है उसे वलित पर्वत यानी मुर्दार पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है हिमालय जो एशिया में है, आल्पस पर्वतमाला, यूराल पर्वतमाला जो यूरोप में है, रॉकी पर्वतमाला जो उत्तरी अमेरिका में है, एंडीज पर्वतमाला, एटलस जो आपके अफ्रीका में है। नेक्स्ट आपको बता दें ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत है कि अकस्मात कहीं क्षेत्र में या सतह में भ्रंशन हो जाए, टूट-फूट की क्रिया हो जाए, तो जो पर्वत बच जाते हैं उसको हम लोग ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। और ध्यान रखेंगे कि इस संसार में ब्लॉक माउंटेन की मात्रा काफी कम है। कारण इसके पीछे है कि, लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा यही आता है, पूछ देगा आपको कि वासजेस ब्लॉक पर्वत कहाँ है, वासजेस ब्लॉक पर्वत कहाँ है। तो फ्रांस में ये कई एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कम है लेकिन क्वेश्चन ज्यादा आता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है, किस देश में है, तो जर्मनी में है। एकदम ध्यान रखिएगा,
विंध्य पर्वत कहाँ है? विंध्य पर्वत भारत में है। ध्यान रखेंगे। सतपुड़ा पर्वत कहाँ है? सतपुड़ा के घने जंगल, ये भी भारत में, सब भ्रंशन से निर्मित हुआ है। ठीक इसी ढंग से हॉर्ज जर्मनी में निर्मित हुआ है और ये भी भ्रंशन से निर्मित ही पर्वत है। सॉल्ट रेंज ये पाकिस्तान में है, थोड़ा सा उधर एशियाई दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी पड़ता है, कुछ छोटे छोटे में जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं। तो ये सॉल्ट रेंज पाकिस्तान के साथ साथ आसपास के देश उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान इत्यादि में भी विस्तार किया है। नेक्स्ट आपको बता दें कि दूसरा महत्वपूर्ण पर्वत है आपका अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत जिसको हम लोग रेसिड्यूअल माउंटेन्स भी कहते हैं, इसमें किसी भी पर्वत चोटी के यदि अवशिष्ट पदार्थ मिलकर पर्वत का निर्माण कर देते हैं, रेसिड्यूअल माउंटेन कहा जाता है। इसमें विंध्याचला पर्वत आता है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। अरावली पर्वत आता है जो दिल्ली के मजनू के टीला से लेकर पूरा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात के सीमा तक पहुंच जाता है। ठीक इसी ढंग से सतपुड़ा के घने जंगल पढ़े ही होंगे आप लोग, ये भी अवशिष्ट के उदाहरण है। पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत जो भी है, ये सभी आपके अवशिष्ट के उदाहरण है। यहाँ तक कि पारसनाथ की चोटी भी जो 1722 मीटर ऊंची है, वह भी आपके अवशिष्ट पर्वत के ही उदाहरण है। जी ध्यान रखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण पर्वत जिसको हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ध्यान रखेंगे, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी के उद्गार के बाद उनके लावा जब ठोस रूप धारण कर लेते हैं तो उससे निर्मित पर्वत को हम लोग ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी भी ज्वालामुखी से जो पदार्थ निकलता है उस समय में उसको मैग्मा कहते हैं, लेकिन जब वो निकलकर बाहर जम जाता है तो वो लावा हो जाता है, क्योंकि उसमें धूलकण वगैरह सब क्या हो जाते हैं, आसानी से उड़ जाते हैं, या वाष्पकण वगैरह आसानी से हट जाता है। अतः हम लोग उसको बचे हुए भाग को लावा और सभी मिश्रित हो तो वैसी स्थिति में उसको हम लोग मैग्मा कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, विश्व में जो है ज्वालामुखी के उद्गार बहुत ज्यादा हुए हैं और उन ज्वालामुखी के उद्गारों से भी बड़े पैमाने पर, चाहे वो जापान हो, चाहे वो इटली हो, चाहे इंडोनेशिया हो, वहां पर्वतों का निर्माण हुआ है। अब यहाँ ध्यान देंगे आप कि जो पर्वत ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित होते हैं उनमें सिलिका की मात्रा, मैंने बताया भी था, अगर ज्यादा होगी तो भूरा होगा, अधिक ऊंचा होगा, और सिलिका की मात्रा यदि कम होगी तो वह पर्वत आपका काला होगा और उसकी ऊंचाई अधिक नहीं होगी। ठीक इसी ढंग से इसके बाद आता है आपका मिश्रित पर्वत, तो जिनमें सभी प्रकार के, एक हम लोग भी करा देते हैं कि जिसमें सभी प्रकार के पर्वतीय लक्षण पाए जाते हैं, उससे हम लोग मिश्रित पर्वत कहते हैं। अब ध्यान रखेंगे, इस टॉपिक को थोड़ा विराम देते हैं और विराम देकर हम लोग उन पर्वतों के द्वारा जो अनेक गिरिपदों का निर्माण होता है, अर्थात उन पर्वतों के अवशिष्ट से, कटफट से अनेक स्थलाकृतियां जो बनती है, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। पहले कुछ उन शिलाओं के आकृतियों को बोर्ड पर बना लेते हैं, फिर आते हैं हम लोग जस्ट थोड़ी देर बाद दूसरे कक्षा में, दूसरे वीडियो में। वेट कीजिएगा, तब तक कुछ काम आप